नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे महाभारत काल के अश्वत्थामा के ऊपर बनी हॉलीवुड लेवल की फ्यूचरिस्टिक फिल्म की। तो कहानी की शुरुआत महाभारत काल से होती है, जहां पांडवों ने कौरवों को पराजित कर विजय प्राप्त की, लेकिन एक व्यक्ति जीवित रहा और वह था अश्वत्थामा। उसने क्रोधित होकर ब्रह्मास्त्र अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा की कोख पर चला दिया और पांडवों के वंश को खत्म कर दिया। इस कृत्य के कारण श्री कृष्ण अत्यंत क्रोधित हो गए और अश्वत्थामा को श्राप दिया कि वह कभी नहीं मरेगा, बल्कि हमेशा के लिए दुखों से पीड़ित रहेगा। अश्वत्थामा पछताते हुए मुक्ति का मौका मांगता है। कृष्ण कहते हैं कि भविष्य में जब पृथ्वी को अत्यधिक विनाश का सामना करना पड़ेगा, नदियां सूख जाएंगी और हवा प्रदूषित हो जाएगी, तब एक नए युग की शुरुआत होगी जहां अश्वत्थामा को उनके अवतार की रक्षा करने का मौका मिलेगा और तभी वह अपने जीवन का त्याग कर पाएगा। अब कहानी सीधा 2898 एडी में पहुंचती है। हम एक एयर ट्रक को काशी की ओर जाते हुए देखते हैं, जिसमें यात्रियों को ले जाया जा रहा है। हमें पता चलता है कि इस वक्त काशी दुनिया का पहला और आखिरी शहर है। उनमें से एक व्यक्ति, जिसका नाम रूमी है, एक छोटे बच्चे को पानी देता है, जबकि पानी बहुत महंगा है। पास में बैठी लड़की उनसे पूछती है कि उसने ऐसा क्यों किया। रूमी समझाता है कि पृथ्वी विनाश के कगार पर है और ग्रंथों में एक रक्षक के 6000 वर्षों के बाद लौटने की बात कही गई है और ये वही साल है। कहानी आगे बढ़ती है जब रूमी इसी लड़की को बाउंटी हंटर्स से बचाता है। बाउंटी हंटर्स यहाँ के राजा सुप्रीम यास्किन द्वारा दिए काम को इनाम के लिए करते हैं और राजा ने फर्टाइल लड़कियों की तलाश पर इनाम रखा हुआ है। रूमी को उनकी समन्वयक मरियम से संदेश मिलता है, जो उनसे पूछती हैं कि क्या उन्होंने माँ को ढूंढ लिया है। दरअसल वह उस माँ की बात कर रही हैं जो कल्कि को जन्म देगी। जब रूमी प्राचीन अवशेष से एक प्रेग्नेंट लड़की को देखते हैं तो इस बार भी मां नहीं मिली। तभी उन पर सैनिकों द्वारा हमला किया जाता है और कई विद्रोही मारे जाते हैं। अंत में रूमी और प्रेग्नेंट लड़की को पकड़कर कॉम्प्लेक्शन यूनिट्स लाया जाता है। यहाँ उनका सुप्रीम यास्कीन के मैनेजर मानस से सामना होता है। एक बाउंटी हंटर मानस को मरियम से मिलाता है। वो एक सेब फेंक कर कहता है कि क्या तुम लोग इस भूखी जनता के लिए तुम लड़ रहे। मानस रूमी को उनके गुप्त ठिकाने का स्थान बताने के लिए मजबूर करने की कोशिश करता है, ये वादा करते हुए कि वो उन्हें बख्श देगा। लेकिन लड़की यह समझाते हुए कि उन्हें किसी भी तरह मार दिया जाएगा, रूमी को रोकती है। फिर मानस क्रोधित होकर उन दोनों को वहीं मार डालता है। एक छोटी लड़की दूर से पूरे घटनाक्रम को देखती है। मानस उन रेबल्स पर बाउंटी लगा देता है। फिर बाउंटी हंटर्स विद्रोही रेबल्स के एक एजेंट को पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी बुज्जी की एंट्री होती है। बुज्जी एक एआई व्हीकल है जो एजेंट को स्कैन करता है और बताता है कि उसकी बाउंटी 5000 यूनिट्स की है। इसके बाद बुज्जी बाउंटी हंटर्स से कहती है कि वे वापस चले जाएं, लेकिन बाउंटी हंटर्स का नेता हमला कर देता है और तभी प्रभास उर्फ भैरव की एंट्री होती है। भैरव भी एक बाउंटी हंटर है जो कभी कोई वॉर नहीं हारा है। हालांकि वह एक थोड़ा मस्खरा किस्म का व्यक्ति है। भैरव का लक्ष्य है कि वह 1,00,000 यूनिट्स इकट्ठा करके सुप्रीम यास्किन के कॉम्प्लेक्स में जा सके, जहां सभी प्रकार की सुख सुविधाएं मौजूद हैं। हमें पता चलता है कि वह एजेंट भैरव की लड़ाइयों का फैन है। भैरव के पास कई एआई टूल्स हैं, जैसे कि बुज्जी और इलेक्ट्रिक शूज, जिनकी मदद से वह बाउंटी हंटर्स को हरा देता है और यूनिट्स कमा लेता है। अगले सीन में हम दीपिका पादुकोण को देखते हैं, जिनका नाम सुमाइटी है। वह गर्भवती महिलाओं की देखभाल करने का काम करती हैं। एक गर्भवती महिला सोचती है कि अगर वह नेगेटिव होती तो अच्छा होता, क्योंकि उसे इस पिंजरे से छुटकारा मिल जाता। वहीं सुमाइटी सोचती है कि काश वह पॉजिटिव होती तो उसे भी वे सभी सुख सुविधाएं मिल पाती। सीन शिफ्ट होता है सीधा एक कॉम्प्लेक्स लैब की ओर, जहां मैनेजर मानस एक वैज्ञानिक से प्रोजेक्ट के स्टेटस के बारे में पूछता है। वैज्ञानिक उसे बताता है कि गर्भवती महिलाओं से सीरम बनाने के प्रोसेस को पूरा करने के लिए 120 दिनों का समय चाहिए, लेकिन समस्या यह है कि अब तक कोई भी महिला 90 दिनों से ज्यादा नहीं जी पाई है। वह बताता है कि एक महिला है जो मुश्किल से 99 दिनों तक जिंदा रही है। मैनेजर चिंतित होकर कहता है कि सुप्रीम यास्किन को आज ही सीरम चाहिए और वैज्ञानिक पर जोर देकर मशीन चालू कर देता है ताकि वह उस महिला से सीरम निकाल सके। दुर्भाग्य से ये औरत भी कमजोरी के कारण मर जाती है। अब वैज्ञानिक मैनेजर से पूछता है कि आखिर प्रोजेक्ट के आखिर है क्या, लेकिन मानस भी असमंजस में है। तो वैज्ञानिक सुप्रीम यास्किन के पास जाने के लिए उसे मना लेता है।
वैज्ञानिक और मैनेजर दोनों काउंसलर की मदद से सुप्रीम यास्किन के पास जाते हैं। एक विशाल पत्थर नुमा जीव जो इंसान जैसा दिखता है उन्हें ऊपर की ओर ले जाता है। सुप्रीम यास्किन को सीरम दिया जाता है, लेकिन जैसे ही वह उसे लेता है वह अचानक पानी में गिर जाता है। यह पता चलता है कि वह सीरम नहीं बल्कि जहर था। हालांकि यास्किन इतना ताकतवर है कि इस जहर का उस पर कोई असर नहीं होता। यास्किन को शुरू में तो मानस पर शक होता है, लेकिन तभी वैज्ञानिक को पकड़कर पूछताछ करता है कि उसने ऐसा क्यों किया। वैज्ञानिक जवाब देता है कि उसने यह सब अच्छाई के लिए किया, लोगों को बचाने के लिए किया। यास्किन नाराज होकर कहता है कि तुम लोग वही हो जो प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हो। मैंने इंसानों को प्रकृति से ही हराया है, इसमें क्या गलत है। यास्किन बताता है कि एक नया युग आने वाला है और आदेश देता है कि उस लड़की को ढूंढा जाए जो सीरम के सीड को 120 दिनों से ज्यादा सहन कर सके। अगले सीन में हमें पता चलता है कि सुमेटी दरअसल नेगेटिव नहीं थी, बल्कि वह 5 महीने की गर्भवती है। उसे एक लड़की देख लेती है जो सबको बताने का फैसला करती है ताकि उसे इनाम मिल जाए। सुमेटी मना करती है, लेकिन लिली उसे समझाती है कि इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। इस बच्चे का कोई पिता नहीं है, बल्कि यह एक लैब एक्सपेरिमेंट है। इसके बाद भैरव की कहानी पर फोकस आता है। वही रेबेल एजेंट भैरव को हीरो मानता है, लेकिन भैरव को यूनिट्स की जरूरत है, इसलिए वह एजेंट को आखिरी बार खाना खिलाने ले जाता है। वहां वह देखता है कि आदमी के पास कॉम्प्लेक्स से आया बहुत महंगा खाना है, जो कि असल में एक अंडा है। भैरव उसे 5000 यूनिट्स में खरीद लेता है। एजेंट भैरव से पूछता है कि वह रेबलस को क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता। वैसे ही सब कुछ नहीं होते, अच्छाई के लिए भी लड़ना चाहिए। भैरव जवाब देता है कि उसने हर तरफ से लड़ाई की है और अब समझ गया है कि एक ही साइड होती है और वह है खुद की। वह अपनी कहानी बताता है कि कैसे एक आर्मी के कैप्टन ने उसे अपने बेटे की तरह पाला और ट्रेनिंग दी, लेकिन वही कप्तान उसे बेचने की कोशिश करता है ताकि वह खुद कॉम्प्लेक्स जा सके। लेकिन भैरव, जो उसकी ट्रेनिंग का नतीजा था, उससे पहले ही उस कैप्टन को बेच देता है। जाते जाते कैप्टन कहता है कि अपना यही एटीट्यूड रखना। अब भैरव अपने घर जाता है, जो कि किराए पर लिया हुआ है। मकान मालिक राजन एक आदमी से कहता है कि भैरव ने जो कुछ भी था सब बेच दिया और उसकी कोई कीमत नहीं थी, वरना वह उसे भी बेच देता। भैरव ने जिनसे कर्ज लिया था वे आ जाते हैं और अपनी यूनिट्स मांगते हैं। उसी समय रॉक्सी वहां आती है, जो भैरव से प्यार करती है। उसकी फाइट देखकर सारे आदमी वहां से चले जाते हैं। रॉक्सी कॉम्प्लेक्स में काम करती है, इसलिए भैरव उसे मनाने की कोशिश करता है कि कुछ समय के लिए वह भी उसके साथ कॉम्प्लेक्स जाना चाहता है। भैरव को 1 घंटे की परमिशन मिलती है, तो वह यह काम तो करेगा नहीं, तो कॉम्प्लेक्स की सुंदरता देखने निकल जाता है। वहां उसे एक मनमोहक जगह दिखती है, जहां हरे भरे पेड़ पौधे, नीला पानी, साफ हवा और सब कुछ है। धीरे धीरे वे दोनों पूरा दिन वहां बिता देते हैं। शाम को एक पार्टी में जाते हैं जहां सभी अमीर लोग होते हैं। भैरव खुशी में गलती से एक पुतला गिरा देता है और तभी सोल्जर्स आकर उसे पकड़ लेते हैं। ये अलग बात है कि वह वहां से बचकर भाग जाएगा। अगले दिन काउंसलर बानी को जमीन में धनुष मिलता है। ये धनुष किसका है ये तो मूवी में आगे पता चलेगा। हम देखते हैं कि जब एक आदमी सुमेटी के साथ बदतमीजी करता है तो उसे पता चलता है कि वह गर्भवती है। इस खबर को तुरंत मैनेजर मानस को बताया जाता है। मानस यह जानकर खुश होता है कि सुप्रीम यास्किन ने 120 दिन वाली लड़की को ढूंढने का आदेश दिया था, लेकिन सुमाइटी तो 150 दिन पार कर चुकी है। फिर सुमेटी को मशीन में डालकर सीरम निकालने की कोशिश की जाती है। जैसे ही मशीन एक बूंद सीरम निकालती है, अचानक बंद हो जाती है और सुमेटी गिरने वाली होती है। इसी समय लिली उसे बचा लेती है और बताती है कि वह एक रेबल एजेंट है। लिली समझाती है कि बाहर निकालने का यही एकमात्र तरीका था और वे इसी रास्ते से बाहर निकल सकते हैं। दूसरी ओर विद्रोही की बची राया कॉम्प्लेक्स के लोगों से बचने की कोशिश करती है। वह गुफा में भाग जाती है जहां अश्वत्थामा मौजूद होते हैं। अश्वत्थामा उन लोगों को हराकर लड़की को बचा लेते हैं। तभी अश्वत्थामा को वह मणि मिलती है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उतारा था। राया उनसे कहती है कि आप इतने बड़े योद्धा हैं, आपको लोगों की रक्षा के लिए रेबल्स के पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि जीत हमारी ही होगी। अश्वत्थामा कहते हैं कि युद्ध में हमेशा जीत मृत्यु की होती है और यह मेरा युद्ध नहीं है, मुझे सिर्फ एक की रक्षा करनी है। इसी दौरान भैरव को एक भविष्यवक्ता बताता है कि तुम्हारा समय बदलने वाला है। अचानक मौसम बदल जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और मूर्तियां चमकने लगती हैं। लोग कहते हैं कि भगवान आ रहे हैं। भैरव को भी महसूस होता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। रेबल उस लड़की का इंतजार कर रहे होते हैं और उसे वाहन ले जाते हैं। इस बीच कमांडर मानस को पता चलता है कि सुमाइटी भाग गई है, तो वह परेशानी में इस खबर को दबाने का आदेश देता है।
काउंसलर बानी मानस को बुलाता है, जिससे मानस घबरा जाता है कि कहीं उसे सच्चाई का पता न चल गया हो। लेकिन बानी उसे सिर्फ यह बताता है कि यह गांडीव धनुष है जिसे ब्रह्म ने रचा था। अब इसे कल रात से कोई भी उठा नहीं पा रहा है। मानस पूछता है कि क्या इसका कोई साइंटिफिक रीजन है। बानी बताता है कि जो शक्ति जाग रही है वह विज्ञान से भी परे है। रास्ते में एक रेबल जिसका नाम वीरान सुमेटी से पूछता है कि विली ने तुम्हें क्यों बचाया और प्रोजेक्ट के क्या है। सुमेटी कुछ नहीं जानती, लेकिन कायरा जो रेबल में से एक है उसको बताती है कि उसे संभाला ले जा रहे हैं और वहां वह और उसका बच्चा सुरक्षित रहेंगे। कायरा पूछती है कि उसका नाम क्या है। वह बताती है कि उसका नाम सुमेटी है। दरअसल कॉम्प्लेक्स में लड़कियों का नाम सूम 70, 80, 90 इस तरह होता है। कायरा को ये नाम अजीब लगा, इसलिए उसे सुमति का नाम दे देती हैं। तभी कॉम्प्लेक्स के लोग उस लड़की को ढूंढने के लिए आ जाते हैं। वे गरीब होने का नाटक करते हैं, लेकिन जब सैनिकों को सच्चाई का पता चलता है तो रेबेल उनसे लड़ते हैं और उन्हें मार देते हैं, लेकिन मरने से पहले बाउंटी लगा देते हैं और कई बाउंटी हंटर्स उनके पीछे लग जाते हैं। इसलिए कायरा उनको रोकती है। भैरव भी एक बाउंटी हंटर है, वो उन्हें पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। इसके बाद सुमति को क्रेन पकड़ लेता है, लेकिन कायरा लड़ाई कर उसे बचा लेती है, हालांकि खुद वह इस संघर्ष में मारी जाती है। अब भैरव रास्ते में होता है, तभी हमें SS राजामौली का कैमियो देखने को मिलता है। उनका भी भैरव पर कर्जा है, लेकिन भैरव फ्लाइट मोड ऑन करके भाग जाता है। इस बीच रेबल्स को कई बाउंटी हंटर्स घेर लेते हैं और सुमति को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तभी अश्वत्थामा की धमाकेदार एंट्री होती है। उसे महसूस होता है कि माँ यहीं पर है। सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन वह इतना ताकतवर होता है कि किसी भी गोली का उस पर असर नहीं होता। वह सभी को लड़ाई में बुरी तरह हरा देता है। भले ही उनके पास कोई हथियार नहीं था, लेकिन उसकी शक्ति अद्वितीय थी। अश्वत्थामा को समझ आता है कि सुमति ही माँ है और उसे बचाने लगता है। फिर भैरव की एंट्री होती है और वह सुमति तक पहुंचता है। अश्वत्थामा उसे खींच लेता है, लेकिन भैरव अपनी AI पावर्स का इस्तेमाल करता है और दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है। भैरव, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा, अश्वत्थामा के सामने लाचार हो जाता है। भले ही वह पूरी कोशिश करता है, अश्वत्थामा AI रोबोट बुज्जी को तोड़ देता है और भैरव के सारे हमलों से बचकर उसे आखिरकार हरा ही देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बानी को पता चलता है कि 150 दिन सीरम को झेलने वाली लड़की भाग गई है। मानस कहता है कि हम उस लड़की को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन एक 8 फीट के व्यक्ति ने उसको बचा लिया। उस पर गोलियों का भी असर नहीं हो रहा था। उसके माथे पर कुछ चमक रहा था। बानी समझ जाता है कि वह अश्वत्थामा है, जिसका जन्म इस युग में नहीं हुआ। बरसों पहले जब भगवान यहाँ रहते थे, इस धनुष में शक्तियां थी, लेकिन भगवान के साथ इसकी शक्तियां चली गई थी। मानस कहता है कि धनुष में शक्तियां आ गई हैं, तो क्या इसका मतलब भगवान वापस आ गए हैं? अब उन लोगों को समझ आता है कि भगवान सुमति की कोख में पल रहे हैं। इस सीन में वीरान, सुमति और अश्वत्थामा को रिबेल्स के पास ले जाता है। वहां पहुंचने पर व्यक्ति 8 फीट लंबे अश्वत्थामा को देखकर घबरा जाते हैं और उसे दुश्मन समझते हैं, लेकिन वीरान उन्हें रोक लेता है और कहता है कि वह नहीं जानता कि ये कौन है, लेकिन इतना तय है कि वह दुश्मन नहीं है। इसी दौरान रेबल्स सुमति पर भी सवाल उठाते हैं कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है, कि उस पर 5 मिलियन यूनिट्स की बाउंटी लगी हुई है। वे लोग पूछते हैं कि आखिर उसे कौन बचाएगा। अश्वत्थामा जवाब देता है, मैं बचाऊंगा। वो उससे सवाल करता है कि क्या उसने कभी कोई लड़ाई लड़ी भी है। इस पर छोटी बच्ची उत्साह में जवाब देती हैं कि हाँ, अश्वत्थामा ने महाभारत काल में श्री कृष्ण के साथ युद्ध लड़ा है। फिर वो यह सवाल करता है कि सुमति, जो सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स से भागी हुई गर्भवती महिला है, किस आधार पर मानी जाए कि उसका बच्चा भगवान है। तभी आसमान में बादल घिराते हैं और बारिश होने लगती है। यह बारिश सालों से नहीं हुई थी। अब किसी को प्रमाण की जरूरत नहीं। सभी अलग अलग कल्चर्स के लोग सुमति का स्वागत धूमधाम से करते हैं। दूसरी ओर भैरव को होश आता है। वह सोचता है कि बूढ़ा कहाँ गायब हो गया, लेकिन तभी सैनिक उसे देख लेते हैं। भैरव की वजह से सुमति बच गई थी, क्योंकि उसने सैनिकों को रोका था। इसलिए वे भैरव को कॉम्प्लेक्स में जीवन भर के लिए बैन कर देते हैं। भैरव को यह सोचकर झटका लगता है कि उसका कॉम्प्लेक्स में जाने का सपना, उसकी सारी मेहनत सब खत्म हो गया है। तो भैरव उस एजेंट को भी छोड़ देता है जिसे उसने पहले पकड़ा था। एजेंट को यह देखकर भैरव के लिए बुरा लगता है, क्योंकि वो उसका फैन है। वह उसे रेबल्स को ज्वाइन करने के लिए मनाने की कोशिश करता है।
तभी हमें पता चलता है कि भैरव पहले ही मैनेजर मानस के साथ मिल चुका है। भैरव ने अपने ट्रैक रिकॉर्ड को मानस के सामने रखा कि वह कभी कोई वार नहीं हारा है और वह एक मौका मांगता है। मानस उससे कहता है कि अगर वह सुमति को पकड़ लेता है तो उसे खुद अपने हाथों से कॉम्प्लेक्स में प्रवेश करवाएगा। इस सीन में हम देखते हैं कि राया अश्वत्थामा से कहती है कि अब तो ये डंडी छोड़ दो, संभाला से कुछ बड़ा हथियार ले लो। इस पर अश्वत्थामा बताते हैं कि यह कोई साधारण चीज नहीं है बल्कि एक महान अस्त्र है। राया उत्सुक होकर पूछती है कि उस समय युद्ध कैसा था? आप तो सबसे श्रेष्ठ होंगे, किसी से नहीं हारे होंगे। अश्वत्थामा गंभीर होकर जवाब देते हैं, मैं हारा था गांडीवधारी कुंती पुत्र अर्जुन से। राया फिर पूछती है, तो क्या वो सबसे शक्तिशाली थे? अश्वत्थामा बताते हैं कि नहीं, वो है कर्ण। वो मेरा मित्र था, लेकिन उसके मरते ही इस अस्त्र की शक्तियां चली गईं। अब ये बस एक बूढ़े की लाठी है। दूसरी ओर भैरव अपनी सभी यूनिट्स को युद्ध की तैयारी में झोंक देता है ताकि वह कॉम्प्लेक्स में जा सके। उधर सुमति परेशान होती है कि सभी लोग उसे माँ क्यों बुला रहे हैं। अश्वत्थामा उसे समझाते हैं कि भगवान पूरी सृष्टि को धारण करते हैं और आपने भगवान को धारण किया है, इसलिए आप माँ हैं। भैरव पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए निकलता है। संभाला पहुंचने पर एक सैनिक उसे रोकता है, लेकिन एजेंट उसे समझाता है कि भैरव हमारे साथ है और वह वीरान से मिलने जा रहा है। रास्ते में भैरव अचानक सॉरी बोलकर उन्हें बेहोश कर देता है। अश्वत्थामा को महसूस होता है कि माँ यह पर सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वह सुमति को दूर ले जाने की कोशिश करता है। तभी एक व्यक्ति उसी के भेष में सामने आता है, जो और कोई नहीं बल्कि भैरव होता है। दोनों के बीच काफी समय तक लड़ाई होती है और अंततः अश्वत्थामा भैरव को गिरा देता है। भैरव अपने एआई शोज की मदद से सुमति को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन अश्वत्थामा उसे रोक लेता है और उसके गैजेट को भी तोड़ देता है। तभी बुज्जी एक मिसाइल दाग देती है, लेकिन अश्वत्थामा उसे वापस उस पर घुमा देता है। अब भैरव रोबोट में बैठकर कहता है, इस बार मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। इस बीच रेबल्स भी भैरव को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक आकाश से कमांडर मानस आ जाता है। उसे भैरव की मदद से इस जगह का पता चला था। भैरव और अश्वत्थामा के बीच लड़ाई जारी रहती है और दूसरी ओर कॉम्प्लेक्स के सैनिक और रेबल्स के बीच भीषण युद्ध होता है। रेबल्स अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं, लेकिन मानस इस बीच सुमति को अपनी ओर खींच लेता है। मरियम उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मानस उसे मार डालता है। गलती से सुमति नीचे गिरने लगती है, लेकिन अश्वत्थामा उसे भैरव की मदद से बचा लेता है। फिर अश्वत्थामा भैरव को धक्का देकर गिरा देता है। तभी मानस उसे जाल में फंसा देता है और सुमति को फिर से अपनी ओर खींच लेता है। मानस कहता है कि सीरम निकालने के बाद सुप्रीम खुद तुम्हारे बच्चे को मारेगा, और वह सुमति को ले जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि भैरव के हाथ में विजय धनुष आ जाता है। इस क्षण में यह स्पष्ट होता है कि भैरव कर्ण का अगला जन्म है, क्योंकि उसकी वजह से विजय धनुष में फिर से शक्ति आ जाती है। अश्वत्थामा को भी अब यह समझ आता है कि भैरव कोई और नहीं, उसका पुराना मित्र कर्ण ही है। महान योद्धा कर्ण के पराक्रम को एक पंक्ति में बताना चाहूंगी। धरती कांप उठी जब कर्ण आया मैदान में। अग्नि की लपटों से जलता हुआ रथ, घोड़ा दौड़ता हुआ तूफान में, अस्त्र शस्त्रों का तांडव देखकर शत्रु हुए दहशत में, मानो यमराज स्वयं आ गए हों युद्ध के मैदान में। भैरवा मानस को मारकर मां को बचा लेता है, लेकिन अपनी कर्ण की यादों को भूल जाता है और देखता है कि 5 मिलियन की बाउंटी उसके पास है और बूढ़ा ट्रैप हो गया है। अश्वत्थामा जाल तोड़ने लगता है, लेकिन भैरवा बुज्जी को उठाकर मां को ले जाता है। अश्वत्थामा उसको कुछ बताने के लिए रोकता है, लेकिन भैरवा अल्ट्रा पावर मोड ऑन करके भाग जाता है। छोटी बच्ची राया पूछती है कि वो कौन है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है। कर्ण सही समय पर आकर अश्वत्थामा को बचा लेते हैं और फिर अर्जुन और कर्ण के बीच युद्ध होता है। जब अर्जुन गर्व से कहता है, देखा केशव, मेरे प्रहार से उसका रथ 10 कदम पीछे गया, लेकिन उसके प्रहार से मेरा रथ सिर्फ 2 कदम पीछे हटा। कृष्ण अर्जुन को याद दिलाते हुए कहते हैं, अर्जुन, तुम्हारा रथ अग्निदेव की भेंट है, तुम्हारा गांडीव धनुष ब्रह्मदेव का आशीर्वाद है और ध्वज पर स्वयं हनुमान जी तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मैं तीनों लोकों का प्रभु तुम्हारे सारथी के रूप में तुम्हारे साथ हूँ। फिर भी कर्ण के प्रहार से तुम्हारा रथ 2 पग पीछे हो गया। तो अर्जुन, जिस योद्धा के सामने तुम खड़े हो वह साधारण नहीं है। उसमें सूर्य देव का तेज है और उसके हाथों में विजय धनुष है। उसका नाम इतिहास में अमर रहेगा। वह है सूर्यपुत्र कर्ण।
अब अंतिम दृश्य में हम देखते हैं कि काउंसलर बानी सुप्रीम यास्किन को सूचित करता है कि सीरम को 150 दिन से ज्यादा सरवाइव करने वाली लड़की भाग गई है। वे सिर्फ एक बूंद सीरम ही हासिल कर पाए हैं। जब सुप्रीम यास्किन उस सीरम की एक बूंद को अपने अंदर डालता है तो उसका बूढ़ा शरीर अचानक से ताकतवर और युवा हो जाता है। यह देख बानी चौंक जाता है और कहता है, सिर्फ एक बूंद से इतना प्रभाव? अगर ऐसा है तो मैं खुद उस लड़की को ढूंढ कर लाऊंगा। लेकिन यास्किन, जो अब पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हो चुका है, गांडीव धनुष को उठाता है और गुस्से में कहता है, अब उसे लाने के लिए स्वयं मैं जाऊंगा। इस सीन के साथ यह संकेत मिलता है कि अब लड़ाई और भी बड़ी और घातक होगी, क्योंकि अब स्वयं यास्किन मैदान में उतरने वाला है। दूसरी ओर कल की अवतार लेंगे भविष्य की टकराव और संघर्ष की आहट साफ सुनाई देती है, जिसमें यह युग खत्म होगा और एक नया युग शुरू होगा। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, तब तक के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।